नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईटी टेक्निकल बीआईटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पूर्व विदित होगा कि हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर था इकाइयां, जिसको हमने पूरा विस्तार से पढ़ा। दूसरा था कार्य ऊर्जा शक्ति। इन तीनों टॉपिक को हमने विस्तार से पढ़ा। आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गति। और हम जो गति में क्या क्या पढ़ेंगे वो हमने साइड में लिख रखा है, जिससे कि आपको माइंड में पता होगा कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे अवस्थाएं, कौन सी? विराम अवस्था और गति अवस्था। दूसरा हम पढ़ेंगे दूरी, फिर पढ़ेंगे विस्थापन क्या होता है, विस्थापन के मात्रक, और अगला पढ़ेंगे चाल, फिर वेग, फिर त्वरण, फिर गैलीलियो समीकरण, और फिर वर्तीय गति, कोणीय गति, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में क्या पढ़ेंगे? उनका समय, ऊंचाई और ह्रास। आज इस क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक अपन शुरू करते हैं यहीं पे गति में, जिसका नाम है विराम अवस्था। कौन सी अवस्था? विराम अवस्था कहते हैं या विराम अवस्था, जिसे क्या कहते हैं? रेस्ट। और क्या पढ़ेंगे? गति अवस्था। अब विराम अवस्था क्या होती है और गति अवस्था क्या होती है? माना कि ये कोई वस्तु है, क्या है? वस्तु। और माना कि ये दूसरी वस्तु है, कुछ भी माना कि ये वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, किस वस्तु के? जो स्थिर है, स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ परिवर्तन हो रही है। माना कि यहाँ था फिर यहाँ पे आ गई, या इधर था तो इधर आ गई, तो समय के साथ परिवर्तन हो रही है, मतलब क्या कर रही है? गति। तो ये कौन सी हुई? गति अवस्था। माना कि कोई वस्तु स्थिर वस्तु के सापेक्ष विराम है, मतलब कि समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रही है, तो वो कौन सी हो गई? विराम अवस्था। गति अवस्था में देखते हैं कि हम जब ट्रेन में सफर करते हैं, इसमें ट्रेन में, तो हमारे जो पटरी के पास पेड़ पौधे, कोई पुल है, वो क्या होता है? समय के साथ बदलते हैं। पहले पेड़ आते हैं, फिर पुल आता है, तो वो क्या समय के साथ क्या बदल रहे हैं उनकी स्थिति, तो वो किस अवस्था में? गति अवस्था में। और ठहरी हुई ट्रेन होती है जो हमारे स्टेशन पर, तो वहां पे जो पेड़ लगा होता है वहीं पे खड़ा रहता है, वो कौन सी स्थिति में? विराम अवस्था में। हमने कौन सा पढ़ा? विराम अवस्था और गति अवस्था। ये तो थी सामान्य परिभाषा। फिर गति में क्या पढ़ते हैं? गति कितने प्रकार की होती है या गति किन किन अवस्था में होती है, वो अपन देखते हैं। तो गति तीन अवस्था में होती है। पहली कौन सी गति होती है? पहली गति होती है एक विमीय गति। कौन सी गति? एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होती है? इसकी परिभाषा और उदाहरण हल्के हल्के अपन क्या देख लेते हैं। क्या क्या देख लेते हैं? हल्के हल्के। एक विमीय गति में क्या होता है? सीधी सड़क पर, किस पर? सीधी सड़क पर कार का चलना या कोई भारी गाड़ियों या गाड़ियों का चलना क्या होगी? एक विमीय गति। मतलब कि वह सीधी एक सड़क पर क्या चल रही है? कार चल रही है, तो वो कौन सी हुई? एक विमीय गति। और द्विविमीय क्या कौन सी गति होती है? जो समतल में गति होती है। किसमें? समतल में। द्विविमीय गति। द्विविमीय गति कहाँ होती है? समतल में। किसमें होती है? समतल में। समतल में मतलब कि मानना कि ये वृत्त का केंद्र है, इसके चारों ओर कोई वस्तु हुई या मौजूद हुआ होता है, वो किसी वृत्त के चारों ओर घूमता है, तो कौन सा? समतल हो गया। कौन सा? ये पूरा समतल हो गया। ये कौन सी हुई? द्विविमीय गति। और ये कौन सी हुई? सीधी सड़क पर कार का चलना, एक विमीय गति। और फिर आती है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होती है वो अपन पढ़ते हैं उदाहरण के साथ। त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति का मतलब होता है आकाश। किसका? आकाश में जो गति होती है। अभी आकाश में गति कैसे होती है हम उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। आकाश में गति मतलब, एग्जाम्पल देता हूं मैं, पतंग का उड़ाना। पतंग आकाश में उड़ता है, तो ये किसका हो गया? त्रिविमीय का। या कीट पतंगों का, कीट
पतंगों का उड़ना। अब कीट पतंग कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। तो ये किसका उदाहरण हो गए? त्रिविमीय गति का। अब तक हमने क्या पढ़ा? विराम अवस्था, गति अवस्था और गति किसने कितने भागों में होती है? पहले एक विमीय गति, फिर द्विविमीय गति और फिर त्रिविमीय गति। ये हमने पढ़ी गति की सामान्य परिभाषा और उसके प्रकार। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दूरी। क्या पढ़ते हैं? दूरी, जिसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस। दूरी क्या चीज होती है? हम अभी तक विज्ञान की सरल सरल परिभाषाएं पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के हिसाब से। जो हमारा तीसरा टॉपिक शुरू हो चुका है। पहला पॉइंट है दूरी। कौन सा है? दूरी, जिसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस। दूरी क्या चीज होती है? माना कि कोई व्यक्ति था जो यहां से चलकर यहां तक पहुंचा, तो वस्तु या व्यक्ति द्वारा किसी समय अंतराल में कुल लंबाई या संपूर्ण लंबाई व्यक्ति की क्या कहलाएगी? दूरी। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं दूरी की। दूरी की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, या जैसे हम वस्तु भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, किसमें? समय अंतराल में संपूर्ण लंबाई वस्तु की क्या कहलाएगी? दूरी कहलाती है। दूरी की परिभाषा क्या हुई? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में संपूर्ण लंबाई, जितनी वो पूरी हमने क्या पढ़ी? दूरी की परिभाषा। दूरी की परिभाषा क्या हुई? किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में संपूर्ण लंबाई। तो इसका मात्रक क्या होगा? दूरी का हमने मात्रक पढ़े थे, पहला टॉपिक पढ़ा था। तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। क्योंकि हमने जो 3 मूलभूत भौतिक राशियां दी थी उसकी मैंने ट्रिक बताई थी, LMT। LMT क्या होती है? लंबाई। तो लंबाई किसमें आ गई? मीटर में। तो दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर। फिर हम पढ़ते हैं अगला विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन की परिभाषा। विस्थापन की परिभाषा। विस्थापन जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या चीज होती है? सरल परिभाषा में अपन पढ़ेंगे, समझ के फिर उसकी परिभाषा लिखेंगे। मानना कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है जो यहां से स्टार्ट हुई। कहां से स्टार्ट हुई? इस बिंदु से। इस बिंदु का नाम क्या देते हैं? ए। क्या नाम दिया? ए। जो कि यहां से चलकर बी पॉइंट तक पहुंचा। कहां तक? बी पॉइंट तक। फिर ये बी पॉइंट से कहां तक चला? सी पॉइंट तक। माना कि स्टार्ट कहां से हुआ था? व्यक्ति या वस्तु जो ए पॉइंट से शुरू हुई थी, फिर वो चली बी पॉइंट तक। बी पॉइंट से शुरू होकर कहां चली? सी पॉइंट तक। अब इस व्यक्ति या वस्तु का क्या पूछ रहे हैं? विस्थापन। कितनी विस्थापित हुई? तो विस्थापित चीज क्या होती है? किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। कौन सी दूरी? न्यूनतम दूरी वस्तु का क्या कहलाता है? विस्थापन। तो व्यक्ति या वस्तु का विस्थापन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? इसकी परिभाषा ये हुई, किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा प्रथम बिंदु से या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? दूरी है। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। क्योंकि हमने लंबाई का मात्रक क्या दिया है मूलभूत इकाइयों में? मीटर। तो आप पहला वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में पूरे मात्रक पढ़े गए हैं, और दूसरा वीडियो देखोगे उसमें कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों टॉपिक पढ़े गए हैं। हमने आज शुरू किया है तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है गति। गति में हम क्या पढ़ेंगे? जो मैंने आपको पहले से बता रखा था, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाता है कि हम पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर सब पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक कहाँ पढ़ा है? पहला पढ़ा दूरी, फिर पढ़ा विस्थापन। विस्थापन समझ में आया कि किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा प्रथम बिंदु से या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम कितनी दूरी है, वो उसका क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं,
ये उदाहरण पढ़ा रहना तू लिख दूं यहाँ पे नीचे, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, विस्थापन कहलाता है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आई और इसका मतलब क्या होगा, मीटर। तो हमने दूरी पढ़ा, फिर हमने पढ़ा विस्थापन। विस्थापन कैसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी, न्यूनतम या सीधी दूरी, वस्तु का क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। वस्तु का मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, मीटर। ठीक है, हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं, दूरी पढ़ ली और विस्थापन पढ़ लिया है। अब हम अगला क्या पढ़ेंगे टॉपिक, चाल। चाल क्या होती है, जो आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि हमको इस चैप्टर में और ये पॉइंट समझ में नहीं आया, जिससे कि हम आपको वापस कमेंट बॉक्स के द्वारा या नया वीडियो बना के आपको वापस समझाएंगे। तो हम अगला टॉपिक लेते हैं, चाल। चाल किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है, पहले अपन उदाहरण से समझेंगे, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। चाल क्या होती है, मानना कि मेरा स्टेशन था ए, क्या था ए, और यहां से शुरू होके मैं यहां पर गया कोई बिंदु बी पर, यहां से शुरू होके मैं सी बिंदु पर गया और सी बिंदु से चलकर मैं यहाँ पे बी बिंदु पर गया। ऐसे समझे तो क्या हुआ कि इसकी कोई दिशा नहीं है, क्या नहीं है, दिशा। इसकी पहले नीचे फिर ऊपर नीचे, तो ये पहले तो आपको समझ में आ गया ये क्या है, एक अदिश राशि जिसकी कोई दिशा नहीं है। अदिश राशि कैसे हुई वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और समझ में आया कि चाल किसे कहते हैं, और फिर वेग बताएंगे, तो वेग और चाल में क्या अंतर है वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों चीजों में रहता है, चाल में और वेग में, क्योंकि इनका मात्रक तो समान है, मीटर पर सेकेंड, और इसका भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो इनमें अंतर क्या है वो अपन अभी लिखेंगे, किसका, चाल और वेग का। तो चाल क्या हुई, और चाल का सूत्र भी क्या था वो मैं लिखता हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये चित्र बनाने का क्या रीजन था, वो भी चाल और वेग का दोनों का डिफरेंस करेंगे तब उसको समझ में आएगा। तो क्या होगा, चाल की परिभाषा पूरी लिख देता हूं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी वस्तु की क्या कहलाएगी, चाल कहलाती है। तो चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, कौन से समय में, इकाई समय में तय की गई कुल दूरी या दूरी वस्तु की क्या कहलाती है, तो चाल। तो इसका अपन को चाल का सीधा मात्रक यहां से पता चल रहा है सूत्र से, मात्रक क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड। अब ये मीटर अपॉन सेकंड कैसे हुआ, तो मैंने मात्रक में पहले ही पढ़ाया था और यहीं पे वापस समझा देता हूं, क्योंकि दूरी का मात्रक मूलभूत राशि हमने क्या लिया था, मीटर लिया था, और समय का क्या लिया था, सेकंड लिया था। तो इसका क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड, किसका, चाल का। तो ये क्या है, अदिश राशि है, मेन पॉइंट तो इसका यही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अदिश और सदिश राशि का पूछा जाता है। अब ये अदिश राशि क्यों है, इसकी कोई दिशा नहीं है, क्योंकि पहले इस पॉइंट ए से शुरू हुआ था, वो डायग्राम बनाया था, फिर बी पर गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, मतलब कि अनिश्चित दिशा, कोई दिशा निश्चित नहीं थी। तो इसका क्या कहलाया, अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि कहलाई। कौन, चाल। चाल समझ में आ गई। अब अपन
इस सूत्र से प्रश्न पूछते हैं तो दूरी पूछेंगे तो अपन क्या कर देंगे, चाल और समय का गुणा कर देंगे, और समय पूछेंगे तो समय यानी कि दूरी अपन समय चाल कर देंगे, और दूरी पूछेंगे तो अपन इसको दोनों को गुणा कर देंगे। ये थी चाल। अब हम चाल के बाद पढ़ेंगे वेग। क्या पढ़ेंगे, वेग। और चाल और वेग में क्या अंदर है वो अभी मैं बताता हूं। मेन पॉइंट वही है चाल और वेग का। वेग, वेग जिसे कहते हैं वेलोसिटी। वेग किसे कहते हैं, माना कि कोई गेंद थी तो यहां से मैंने फेंकी इन विकेटों के सामने, किधर फेंकी, इधर, इसकी दिशा किधर है, इधर, तो उस गेंद का वेग क्या था, वेग, गेंद का हमेशा क्या पूछा जाता है, वेग, न कि उसकी चाल पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, वेग, क्योंकि उसकी क्या है, एक निश्चित दिशा है। क्या है उसकी निश्चित दिशा, तो इसका मेन पॉइंट क्या हुआ, निश्चित दिशा। तो निश्चित दिशा होने इसका मतलब कौन सी राशि हो गई है, एक सदिश राशि हो गई। और चाल क्या थी, एक अदिश राशि, और वेग क्या राशि है, सदिश राशि। तो मेन पॉइंट क्या था, इसकी निश्चित दिशा होती है, किसकी, इस वेग की, और चाल क्या होती है, अदिश राशि, क्योंकि उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो वेग की परिभाषा क्या हुई, यहां पे लिखते हैं वेग की परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, कौन सी दिशा में, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वस्तु का क्या कहलाएगी, वेग कहलाती है। तो अब समझ में आया वेग और चाल में अंतर क्या है। वेग और चाल में इस केवल दिशा का अंतर है। क्या है कि वस्तु, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किस इकाई समय में निश्चित दिशा में, कोई दिशा निश्चित होती है, उसमें तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग। तो इसका मात्रक भी क्या हुआ, चाल का मात्रक क्या था, दूरी बटा समय में क्या था, मीटर अपॉन सेकंड, तो इसका भी क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड। मात्रक समान है लेकिन अंतर किसका है, एक इस निश्चित दिशा का। मात्रक क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड। और मेन पॉइंट तो क्या हुआ, ये क्या है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। ये कौन सी राशि हुई, सदिश राशि। और ये कौन सी हुई, चाल अदिश राशि। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, दूरी पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिया, चाल पढ़ लिया, वेग पढ़ लिया। सभी को मैंने परिभाषाओं के साथ आराम से समझाया है। और जो सूत्र है मैंने बताया, चाल बराबर दूरी बटा समय, उससे हिसाब से अपन सभी अभी तक जो क्वेश्चन थे वो अपन हल कर सकते हैं। अब क्या पढ़ेंगे अपन, त्वरण। थ्योरी में जो भी यहां से क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। अब अपन क्या पढ़ेंगे, त्वरण। त्वरण क्या चीज होती है, इसे कहते हैं एक्सलरेशन, जिसे अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे से, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो त्वरण क्या चीज होती है, सब ये समान, सब समान लग रहे, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ये सब समान ही, लेकिन अपने अभी तक क्या क्या डिफरेंट था सबको मैंने बताया। इसकी तो क्या होती है, कुल लंबाई होती है, इसकी क्या होती है, सीधी दूरी होती है, वो क्या होता है विस्थापन। चाल क्या होती है, अनिश्चित दिशा होती है, इकाई समय में तय की गई कुल दूरी। और वेग क्या होती है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। और त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या चीज होती है, वो हम लिखते हैं, किसी वस्तु में या वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर। दर मतलब आपको मैंने पहले भी समझाया था, दर क्या चीज होती है, 1/t होता है। तो वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन, वेग क्या होता है, वेलोसिटी, डीवी, परिवर्तन मतलब डीवी,
परिवर्तन की दर, दर क्या होती है टी, इसको क्या कहते हैं ए, यानी से कह सकते हैं आप अवकलन में डी ए। तो त्वरण के सूत्र के हिसाब से इसकी परिभाषा हुई कि वस्तु में वेग की परिवर्तन दर, या कहीं लिखा होता है वेग में परिवर्तन की दर, कि वस्तु में होगा वेग परिवर्तन, या व्यक्ति में कह सकते हैं वस्तु में कहते हैं किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन दर होती है वो क्या होती है त्वरण। तो इसका सूत्र क्या हुआ, वेग में परिवर्तन की दर क्या हुआ त्वरण। अब इसका क्या सूत्र होगा या मात्रक होगा, आप कह रहे हो वो मात्रक मैंने सभी को बता दिए थे पहली यूनिट में, आप पहली यूनिट देखिए पूरी, उसके बाद दूसरी यूनिट देखोगे, फिर ये तीसरी यूनिट देखोगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरी विज्ञान को समझ पाओगे। तो इसका क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये सर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, सेकंड स्क्वायर इस हिसाब से आया कि हमने पहले वेग का देखा था, वेग का क्या देखा था मात्रक, हमने वेग का मात्रक देखा था मीटर अपॉन सेकंड, देखा था। अभी नीचे क्या आ गया, टी और आ गया, मतलब समय और आ गया, तो ये त्वरण क्या हो गया, वेग का तो क्या ऊपर वेग है, तो वेग क्या होगा मीटर अपॉन मतलब भाग में सेकंड। अब ये और क्या है समय है, तो समय के लिए आपने क्या यूनिट ली थी मूलभूत राशि में, हमने ली थी सेकंड, तो क्या हो गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसका हो गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया त्वरण का। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया है त्वरण। त्वरण क्या चीज होती है कि वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन क्या होती है त्वरण। अब त्वरण के बाद हम पढ़ेंगे गैलीलियो के जो समीकरण, ये थी गति की मूलभूत, जो आप परिभाषा कहते हैं या सामान्य परिभाषा कहते हैं, वो थी पूरी गति की, और इसका मात्रक क्या हो गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब जो गैलीलियो ने इस दूरी पर जो जो नियम दिए थे या जो जो सूत्र दिए थे वो अपन, या जो समीकरण दिए थे वो अपन अभी पढ़ेंगे। अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। फिर अगला है गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम क्या कहते हैं कि एक समान त्वरण, समान त्वरण होना चाहिए, तो एक समान त्वरित गति में गैलीलियो के समीकरण, आपको गैलीलियो के समीकरण तो सभी को मालूम ही है गति के, लेकिन मैं बता देता हूं एक समान त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति के गैलीलियो समीकरण। गैलीलियो ने पहला समीकरण क्या दिया था कि v बराबर u प्लस at। अब ये क्या है, मैंने हमने सभी अभी पढ़ चुके हैं, अब मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूं v क्या है, v है वस्तु का अंतिम वेग, कौन सा वेग, अंतिम वेग, और u क्या है वस्तु का प्रारंभिक वेग, और यहाँ पे t तो आपको पता ही क्या है समय है, t क्या है समय है, a क्या है त्वरण है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा v बराबर u प्लस at। इसका मतलब कि अपन परिभाषा हम देखते हैं तो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग t त्वरण से t समय में अंतिम वेग पर जाती है, तो इसका मतलब वो ये इस सूत्र का प्रयोग करते हैं v बराबर u प्लस at। यहाँ पे v क्या है, v यहाँ पे है वस्तु का अंतिम वेग। मैंने कि माना ये कोई गेंद थी, मैंने यहाँ से इसको यहाँ पर डाली, क्या पर यहाँ पे डाली, तो ये तो इस वस्तु को क्या हो गया प्रारंभिक वेग, यहाँ से जब अपन छोड़ा इसको तो इसका प्रारंभिक वेग हो गया, और यहाँ पे इस वस्तु को आते हुए इस गेंद का आते हुए क्या हो गया अंतिम वेग हो गया। और जिस त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन की दर, पहले वेग ज्यादा था यहाँ से क्या था, यहाँ पे मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, और यहाँ पे आते हुए इसका हो गया 5 मीटर स्क्वायर। तो इस त्वरण यहाँ पे क्या था 10 था, यहाँ पे क्या था 5 हो गया, तो इसमें त्वरण में भी परिवर्तन हो गया, यहाँ पे आगे रुक गई। ये तो हुआ t, और समय इसमें कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इसका क्या हुआ v बराबर u प्लस at। ये था एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से, यहाँ पे त्वरण क्या था समान था, एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो ने पहला दिया था v बराबर u प्लस at। इसमें आपको मैन पॉइंट इधर लिख दिए।
अब इसका दूसरा समीकरण क्या था? दूसरा समीकरण था s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको पता है s क्या है? दूरी है। s क्या है? दूरी। तो पहला समीकरण हो गया v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा हो गया s बराबर s दूरी, u प्रारंभिक वेग, t समय, हाफ जो अंकित मान है, a त्वरण है और t समय है। ये था उसका गैलीलियो का दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अभी यहाँ पे क्या है? v तो हो गया अंतिम वेग, u क्या हो गया? आरंभिक वेग, और a क्या हो गया? त्वरण, और s क्या हो गया? दूरी। s क्या हो गई यहाँ पे? दूरी। ये थे गैलीलियो के तीन समीकरण। लेकिन अंतिम और लास्ट जो समीकरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपन लगाएंगे नोट। क्या लगाएंगे? नोट। इसका सूत्र क्या है? चौथा अपन लिख देते हैं यहाँ पे Sn बराबर u प्लस हाफ 2n माइनस 1। ये कौन सा नया सूत्र है? ये सूत्र है कि वस्तु द्वारा n सेकंड में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे n क्या है? Sn यहाँ पे, क्योंकि Sn यहाँ पे वस्तु द्वारा nवे सेकंड में तय की गई दूरी। तो इसका Sn मतलब क्या होगा कि ये तो n क्या है? सेकंड है, समय दर्शा रहा है। यहाँ पे जितने सेकंड हो गए यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हुआ? Sn वस्तु द्वारा n सेकंड में तय की गई दूरी। इस वीडियो को आपको पूरा से पूरा देखना है। गति से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख देना। नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना। हमने इसको पूरी मेहनत करके बनाया है। इसमें अगला ये तीन समीकरण हो गए, इसके एक समांतर गति गैलीलियो समीकरण। अब हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे वर्तीय गति। ये अपने चार समीकरण पढ़े हैं। अगला पॉइंट लेते हैं अपन वर्तीय गति। ये मैंने पहले इसलिए लिखा था कि आपको माइंड में पहले रहे कि आज ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो अपन कोई किसी को ये पूरे टॉपिक पढ़ने होंगे तो आराम से पूरी क्लास देखेगा। तो हमने अगला पॉइंट लिया है वर्तीय गति। कौन सी गति? वर्तीय गति। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? वर्तीय गति, जो कि आप इस शब्द से भी पहचान सकते हैं। वर्तीय गति होता है किसी कण द्वारा वर्ताकार पथ पर की गई गति को क्या कहते हैं? वर्तीय गति। मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देता हूं। किसी वस्तु द्वारा वर्ताकार पथ पर तय की गई दूरी वर्तीय गति कहलाती है। वर्तीय गति क्या हुई? किसी कण, माना ये कण है, किसी कण द्वारा वर्ताकार पथ पर कुल तय की गई दूरी क्या हुई? वर्तीय गति। क्योंकि ये पथ कैसा है? वर्ताकार है। यहाँ से कहीं से मान सकते हो, अलग अलग दूरी पर अलग अलग इसकी त्रिज्या होगी। माना कि किसी वस्तु द्वारा वर्ताकार पथ पर तय की गई दूरी क्या होगी? वर्तीय गति। वर्तीय गति के बाद अपन पढ़ते हैं कोणीय वेग। किस कोण से ये वस्तु जा रही है, अपन इसको पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे मेन पॉइंट यही है गति का, कोणीय वेग। कौन सा वेग? कोणीय वेग, जिसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब ये कोणीय वेग क्या होता है? हमने पहले पढ़ा था वर्तीय गति। वर्तीय गति से हमने कोणीय वेग को ज्ञात करते हैं। कोणीय वेग क्या होता है? अभी पूरा समझाता हूं आराम से।
आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपके जो टॉपिक है वो सभी सटीक लिए गए हैं, मतलब कि कोई भी परीक्षा में ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। माना कि कोई कण था, क्या था, कण था, जो कि n सेकंड में यहां से यहां तक आ गया, कहां तक, यहां तक, और ये तो वक्र क्या है, त्रिज्या है, और इस ये कण है, इसने कितनी दूरी तय की, किस पर, इस वर्ताकार पथ पर, तो इसने कितना कोण बनाया, क्या बनाया, कोण, ये कोण क्या हो गया, कोणीय वेग। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि किसी कण द्वारा वर्ताकार पथ पर तय की गई 1 सेकंड में वस्तु के कितनी, 1 सेकंड में वर्ताकार पथ पर किस कोण के साथ उसने जो कोण बनाया है उसका मान क्या हो गया, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या हो गया, ओमेगा से, कोणीय वेग से क्या कहते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, ओमेगा, किससे प्रतीक करते हैं, ओमेगा। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं, ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी, ये थीटा अपॉन टी। अब यहां से आपको मैं यह मात्रक लिखता हूं इसका, किसका, ओमेगा का, कोणीय वेग, रेडियन अपॉन सेकंड। अब किसी को ये समझ में नहीं आएगा रेडियन कहां से आया, क्योंकि हमने पहले मात्रक की बात कर चुके हैं पहले यूनिट में, उस समय मैंने रेडियन बताया था, स्टेरेडियन बताया था, और सेकंड इन सभी की यूनिट बताई थी। तो रेडियन का मतलब क्या होता है, समतल कोण में, किसमें, समतल में, मैंने आपको पहले बताया था, कहां पे, शुरू होते इस गति में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, वर्ताकार गति, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति क्या होती है, जो समतल पर होती है। तो रेडियन क्या, समतल कोण है, तो समतल कोण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेडियन का, और घन कोण का यूज करते हैं स्टेरेडियन, घन कोण के लिए स्टेरेडियन और समतल के लिए रेडियन। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, अपन ऐसे कर सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा वर्ताकार पथ पर बिंदु पॉइंट देते हैं ओपी, पथ पर सरल रेखा, जिसे अपन त्रिज्या कहेंगे, सरल रेखा ओपी 1 सेकंड में जो कोण बनाकर तय की गई दूरी को कोणीय वेग कहते हैं। तो अपन को कोणीय वेग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, किसी कण द्वारा, किसके द्वारा, किसी कण द्वारा 1 सेकंड में वर्ताकार पथ पर जिस कोण बनाकर या जो कोण बनाकर दूरी तय की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, कोणीय वेग। तो आपने क्या लिखा, किसी वस्तु द्वारा वर्ताकार पथ पर सरल रेखा कह दो, या इसको आर लिख देता हूं यहाँ पे, जो त्रिज्या होगी इस वृत्त की, क्या होगी, त्रिज्या होगी ना, तो त्रिज्या सरल रेखा ओपी 1 सेकंड में जो कोण बनाकर, क्या, थीटा कोण बनाकर, ये हमने लिखा थीटा कोण बनाकर तय की गई दूरी, सेकंड क्या है, टी हो गया, तो तय की दूरी कोणीय वेग कहलाती है। ये थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक की, जो आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई है। कोणीय वेग क्या आता है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट, तो पहले यूनिट में आपको पढ़ाया था रेडियन अपॉन सेकंड। रेडियन किसके लिए, समतल कोण के लिए, क्योंकि ये द्विविमीय गति है, और जो कोण बनाता है वो क्या हो गया, थीटा। अब ओमेगा क्या होता है, ये लिख दिया आराम से, आपको पूरा अच्छे तरीके से नहीं समझ में आए तो रोक के धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं। ये तो इसकी परिभाषा, परिभाषा के साथ अब इस सूत्र का व्युत्पन्न अपन आगे देखते हैं। हमने क्या कहा, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एन। अभी 2 पाई एन कैसे होता है, एन तो क्या हो गए, एन तो बराबर चक्करों की संख्या
कितने चक्कर लगाता है, और 2 पाई इसकी पूरी त्रिज्या हुई 2 पाई n। ये तो क्या हुआ कोणीय वेग 2 पाई n, और n सेकंड में, nवे सेकंड में या 1 सेकंड में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लायक। एग्जाम में मेन पॉइंट ये पूछा जाता है कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में n चक्रों का कोणीय वेग। तो इसका क्या होगा कि एक n या 1 सेकंड में n चक्रों का कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई n। ये कितने 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो 2 पाई n। 1 सेकंड यहाँ पे t कितना हो जाएगा 1, और थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई n। n क्या हो गया चक्र, और 2 पाई इसकी पूरी त्रिज्या हो गई। समझ में आया? इसको आराम से समझना है, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा अपॉन t। अब ये कोण क्या है, कोण क्या है, क्यों यहाँ पे क्या लिया अपन ने 1 सेकंड लिया है, 1 सेकंड में कितने चक्कर निकाल रहा है, और 2 पाई इसकी पूरी त्रिज्या हो गई, और n क्या हो गई r। अब परिधि से पूछे, माना कि यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया, ये कितना होता है 2 पाई होता है ना, तो ये 2 पाई। अब परिधि पर पूछे, उन्होंने पहले सूत्र क्या लिखा ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, फिर हमने n सेकंडों के लिए कितना लगा, 1 सेकंड के लिए n चक्कर 2 पाई n। अब हम परिधि के लिए कितना लिखेंगे, इसके लिए परिधि के लिए, तो परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है, तो 2 पाई r n। n क्या है चक्रों की संख्या है, परिधि साथ में होगी तो 2 पाई r, 2 पाई r तो क्या हो गई परिधि हो गई, और n इसके क्या हो गए सेकंड। ये तो था कोणीय वेग। अब अगला आता है रेखीय वेग, n सेकंड हो गए, तो रेखीय वेग। रेखीय वेग क्या होता है 2 पाई r n है, क्योंकि ये एक रेखा के समान सरल रेखा की ओर गति कर रहा है, तो रेखीय हो गया। मान लो कि इसने 10 चक्कर लगाए, इसकी तो ये क्या हुई, एक रेखीय गति हुई, तो 10 चक्कर 2 पाई r क्या होता है, और 2 पाई n, तो ये 2 पाई n तो क्या होता है ओमेगा, ये 2 पाई n ओमेगा हो गया। तो रेखीय वेग जिसे अपन v कहते हैं ओमेगा r, तो ओमेगा r क्या हो गया रेखीय वेग। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन को लिखना है। ये रेखीय वेग कैसे आया कि परिधि जब किसी वृत्त है, वृत्त पर कोई कण है, आराम से समझते हैं, कोई कण है जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है चक्कर, और कितने 2 पाई r के साथ, क्योंकि इसकी परिधि पूरी कितनी है 2 पाई r, कितने चक्कर लगा रहा है n, तो इसका कोणीय वेग कितना हुआ 2 पाई r n हो गया, 2 पाई r n हो गया। तो रेखीय वेग क्या हो जाएगा इसका 2 पाई n, तो क्या होता है 2 पाई n तो क्या हो गया ओमेगा, ये लिख दिया ओमेगा, और ये r था r लिख दिया। तो रेखीय वेग क्या हुआ कोणीय वेग इनटू त्रिज्या। यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूं, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इनटू त्रिज्या। तो ये थी हमारी अभी तक की सबकी परिभाषाएं रेखीय वेग की। पहले हमने क्या पढ़ा विरामावस्था गति अवस्था, फिर हमने पढ़ी दूरी, फिर हमने पढ़ा विस्थापन, फिर हमने पढ़ी चाल, फिर हमने पढ़ा वेग, फिर हमने पढ़ा त्वरण, फिर हमने गैलीलियो के तीनों समीकरण पढ़े, एक एक्स्ट्रा नोट लिखा था हमने, फिर पढ़ी वृत्तीय गति, फिर पढ़ी कोणीय गति, कोणीय वेग से हमने किया रेखीय वेग का भी सूत्र व्युत्पन्न। अब हम लास्ट वाली पढ़ेंगे प्रेक्षेपीय गति। बहुत ही अच्छी तरीके से ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है। कुछ भी दिक्कत हो मैंने कहा है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना है, ये सर टॉपिक समझ में नहीं आया। बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ के इन सभी प्रश्नों का सरल करना है, हल करना है। अब कौन सी गति पढ़ रहे अपन प्रक्षेपीय गति, प्रक्षेपीय गति जिसे अपन कहते हैं प्रोजेक्ट मोशन। अब प्रक्षेपीय गति क्या होती है, माना कि इसको आराम से समझेंगे, ये टॉपिक मैंने कोणीय वेग
और प्रक्षेपीय गति पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि इसमें रेखीय वेग से पूछ लेते हैं क्वेश्चन और कोणीय वेग से पूछ लेते हैं। यहाँ पे किससे पूछेंगे, समय से, जैसे अपन क्या कहते हैं उड्डयन काल, उड्डयन काल क्या होता है वो भी समझाऊंगा, फिर इसको से और फिर परास। अब इसमें क्या है, माना प्रक्षेपीय गति किसे कहते हैं, ये कोई तल है, क्या है, तल है, सॉरी ठीक है, प्रक्षेपीय गति। अब प्रक्षेपीय गति क्या होती है, माना कि ये कोई कण है, इसको यहां से अपने फेंका, तो अपन को फेंकेंगे वस्तु तो नीचे ही आएगी, तब इस कण को यहां से फेंका तो इसने जो कोण बना है यहां से, कौन सा, ये कोण बना है और इतनी हाइट तक गई है और ये यहाँ पे आके पड़ी। इसने क्या बनाया, परवलय बनाया, क्या बनाया, परवलय, परवलय बनाया, और इसके साथ ये क्या बनाया, कोण, क्या बनाया, थीटा, और इसकी ये क्या हो गई, ऊंचाई, और इसकी ये पूरी क्या हो गई, परास, या हो गई परास। ये परास क्या होती है अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब प्रक्षेपीय गति क्या हुई, किसी कण को क्षैतिज से, किसी कण को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर फेंकने पर कुल तय की दूरी क्या होगी, प्रक्षेपीय गति। और जो समय है उसका अपन t से, जिसे उड्डयन काल कहते हैं, तो कण द्वारा कुल उड्डयन काल, जो कुल लिया गया समय है वो क्या हो गया, उड्डयन काल हो गया। और ऊंचाई क्या होगी इसकी, सबसे अधिकतम ऊंचाई, और परास क्या हो गई, क्षैतिज से वस्तु तक गिरने कुल क्षैतिज दूरी, उसकी क्या हो जाएगी, परास। इसको समझना है, आराम से समझना है। प्रक्षेपीय गति क्या होती है, किसी कण को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर फेंकने पर जो वस्तु द्वारा कुल पूरी दूरी तय की जाती है वो तो हो गई कुल दूरी, उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेपीय गति। और जो क्षैतिज के साथ जितनी दूरी तय करती है वो उसकी क्या हो गई, परास। और जितना जो कण समय ले रहा है कुल, वो तो हो गया उसका उड्डयन काल। और उनसे इसकी सर्वाधिक जहां कण ऊंचा जाता है वो उसकी क्या हो गई, हाइट। तो ये थी अपनी प्रक्षेपीय गति। समझ में रहना है, अपन को धीरे धीरे समझना है, वीडियो को रोक के समझना। जो मैंने वर्ड बोले हैं वो इसी के हिसाब से बोले हैं। तो हमने परिभाषा लिख देता हूं आपको, तो या किसी को वीडियो आराम से देख लेना, आप परिभाषा लिख भी लोगे। अब हम पढ़ते हैं उड्डयन काल। क्या पढ़ते हैं, टी, जिसे कहते हैं उड्डयन काल। अब इसका उड्डयन काल क्या होगा, जिसका सूत्र है T बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। अब ये sin थीटा कहां से आया, और u तो आपको मैंने यहाँ पे बताया था इनमें, u क्या था, प्रारंभिक वेग, और जो ये वेग था इसका, u क्या है, इसका प्रारंभिक वेग है, तो ये तो क्या हुई, u sin थीटा, और ये क्या हुई, u cos थीटा। जो कण यहाँ है, यहाँ इसके अलग अलग कोण से बनेंगे, यहाँ पे कोण अलग हुआ, यहाँ पे कोण अलग हुआ, यहाँ पे कोण अलग है, यहाँ पे कोण अलग है। तो समतल के साथ बनेगा जो कण यहाँ पे, वो तो होगा उसका cos थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर बनेगा वो क्या होगा, sin थीटा। तो एक इसका समय क्या हुआ कि 2u sin थीटा, जितना कोण होगा वहां पे sin का मान रख देंगे, g क्या होता है, गुरुत्व 9.8 इसका मान होता है। और त्वरण का आपने अभी मात्रक बताया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान क्या हुआ, 9.8 इंटू 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ये था इसका उड्डयन काल पहला। दूसरा क्या है, वहां पे मैंने लिखा है ऊंचाई, जिसे यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सूत्र है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या हो गई, ऊंचाई। ऊंचाई का सूत्र क्या हुआ, u स्क्वायर क्या होता है, प्रारंभिक वेग, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, u बराबर प्रारंभिक वेग है, क्या u इसका क्या है, प्रारंभिक वेग है।
और sin थीटा जो कोण बना रहा है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अब इसे इसका पीछे अंतिम क्या बच रही, परास। परास क्या होती है मैंने आपको बताई थी कि क्षैतिज में, किसमें, क्षैतिज में कर्ण द्वारा तय की गई कुल दूरी। ये तो क्या है, क्षैतिज है, क्षैतिज तो आप समझते होंगे, क्षैतिज। और ये ऊपर वाला खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। ये तो ऊर्ध्वाधर हुई, ये क्षैतिज। तो क्षैतिज कर्ण द्वारा क्षैतिज दिशा, क्षैतिज में जो कुल दूरी तय की जाती है उसे क्या कहते हैं, परास, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो इसका क्या हुआ, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये इसकी क्या हुई, परास, किसकी, प्रक्षेप्य कण की। तो प्रक्षेप्य अब हम वापस देख लेते उड्डयन काल से। उड्डयन काल क्या हुआ, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, और ऊंचाई क्या हुई इस कण की, प्रक्षेप्य कण की, तो u स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2g, और इसकी r जो परास थी वो क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये थी हमारी पूरी आज गति की क्लास। कल हम इसके आगे न्यूटन के नियम पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने पहला यूनिट पढ़ा था मात्रक। ये सभी मात्रक मैंने इसलिए पहले पढ़ाई क्योंकि आपके जो वेग के, दूरी के, विस्थापन सभी आपने जो देखे थे, इसलिए मैंने पढ़ाया उसको पहले। वेग, विस्थापन, दूरी, चाल, त्वरण सब पढ़ दिए हैं। उससे पहले यूनिट इकाई पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आज हमने तीसरा टॉपिक शुरू किया है, इसमें हमने पढ़ी विराम अवस्था, गति अवस्था, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, गैलीलियो समीकरण, वर्तीय गति और कोणीय वेग, ये सब ज्यादा इंपोर्टेंट था। उसके बाद हमने पढ़ी प्रक्षेप्य गति, इसमें अपन उड्डयन काल, ऊंचाई और परा पढ़ी। धन्यवाद। और कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।